रन ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, एक्सेल लिख लेते हैं। आइए, तो इतना तो क्लियर है सबसे पहले कि एक्सेल के जो फाइल होता है, एक्सेल के फाइल को क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। एक्सेल के फाइल को क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। आपने कुछ नाम नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने क्या नाम दे दिया इसका, बुक कौन दे दिया है। और एक्सेल के अंदर जो पेजेस बने होते हैं इसको वर्कशीट कहते हैं। एक्सेल के अंदर जो ये पेजेस बने हुए हैं इसे क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। ये फाइल क्या है, वर्क बुक है, और इसके अंदर जो पेजेस बने हुए हैं वो क्या है, वर्कशीट है। यहाँ तक क्लियर है। बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ कितना वर्कशीट मिल रहा है, एक वर्कशीट मिल रहा है। हो सकता है कि लेटेस्ट वर्जन होता है, यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट एक ही वर्कशीट मिलता है, लेकिन हम नंबर ऑफ वर्कशीट को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो कि इसमें हम जनवरी मंथ का सारा एंट्री किए, इसमें फरवरी का किए, इसमें मार्च का किए, अब अप्रैल का कहाँ करेंगे। तो अप्रैल का करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और शीट मिल जाएगा। अब अगर अप्रैल के बाद मुझे मई की एंट्री करनी है तो फिर इस पे क्लिक करेंगे, एक और शीट मिल जाएगा। मई के बाद मुझे जून की एंट्री करनी है, इस पे क्लिक करेंगे, एक शीट और मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, सीट बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि इसमें से किसी सीट को हटाना है, मुझे ये सीट नहीं रखना है अभी, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, तो शीट आपका डिलीट हो गया। अच्छा, आप शीट का नाम चेंज करना, मान लीजिए इसका नाम चेंज करके मुझे जनवरी कर देना है, क्या हम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो राइट क्लिक तो आता ही होगा सबको, राइट क्लिक करके क्या करेंगे हम, रेन करेंगे। और मैंने इसका नाम चेंज करके बाय द वे जैन कर दिया, क्या कर दिया, जैन कर दिया, जनवरी कर दिया। और मान लीजिए इसका हमें नाम बदल करके फैब करना है, तो हम फिर वही सेम टेक्निक, इस पे हमने क्या कर दिया, फैब कर दिया। इस पे हमने फिर क्या किया, राइट क्लिक किया, रीनेम किया, फैब के बाद क्या डाल दिया, मार्च डाल दिया। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, फिर क्या डालेंगे, APR अप्रैल डाल देते हैं। इस पे फिर राइट क्लिक करते हैं और अप्रैल के बाद क्या डाल देते हैं, मई डाल देते हैं। तो जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, ये अलग अलग शीट्स हो गए, करेक्ट। तो नाम बदलना भी आ गया, ऐड करना आ गया, डिलीट करना आ गया। अब उसके बाद रीनेम करना भी आ गया, रीनेम किया ही अभी हमने। उसके बाद क्या है, मूव और कॉपी शीट। अगर किसी शीट की अगर कोई कॉपी बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मूव एंड कॉपी शीट। कॉपी का मतलब तो समझते ही होंगे, फोटो कॉपी है ना। तो अब किस शीट की कॉपी बनानी है, मान लीजिए मुझे जैन की कॉपी बनानी है। तो अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले हम यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं प्रोडक्ट कोड, P कोड, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट क्वांटिटी या प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट, GST, और उसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट लग रहा है, ऐसा कुछ डालते हैं। अब हम इसी की क्या बनाना चाहते हैं, कॉपी बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, मूव एंड कॉपी शीट। अब ये पूछेगा किसकी कॉपी बनानी है, तो जैन का कि फैब का, तो मुझे जैन की कॉपी। अब ओके नहीं कर देना हड़बड़ाहट में, मुझे इसको चेक करना जरूरी है, क्रिएट अ कॉपी को। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखिए ये जैन 2 पहले आ गया, जैन यहाँ आ गया। मेरे को ये नहीं चाहिए था, जैन पहले चाहिए था, जैन 2 बाद में आ चाहिए था। तो क्या करेंगे, इसका कान पकड़ेंगे और कान पकड़ के इसको उठाएंगे और इधर लाके छोड़ देंगे। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कहते हैं, है ना, ड्रैग। अब मान लीजिए वापस से मेरे को जैन 2 को ही पहले लाना होगा, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप कर देंगे, होल्ड, ड्रैग, ड्रॉप। अब वापस से जैन को कर लेते हैं एंड देन आफ्टर यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ जैन CPY, इसका नाम बदल के क्या रख दे रहे हैं, जैन CPY। क्या ऐसा कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे रीनेम करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, क्या रीनेम करके करेंगे, जैन CPY, ऐसा कुछ डाल दे रहा है। तो ये हुआ जैन, और ये क्या हुआ, जैन CPY। ये क्या हुआ, फैब, ये क्या हुआ, मार्च, ये क्या हुआ, अप्रैल, ये क्या हुआ, मई। ये हुआ जैन, ये हुआ जैन CPY। आगे बढ़े, चलिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद जैन और जैन CPY के बाद तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन है व्यू कोड। क्या है, व्यू कोड। व्यू कोड का क्या काम होता है, व्यू कोड बेसिकली हमें VBA का एक
कंसोल देगा जहाँ की हम विजुअल बेसिक का कोड लिख करके एक्सेल में किसी एडवांस टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल इसका भी हम लोग सेट कर लेते हैं कि कब हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन समझ में आ रही बात ना? हम चाहते हैं कि ये समझना है कि इसका कब यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ बहुत सारा है। जब भी एक्सेल में कोई भी एडवांस हमें टास्क परफॉर्म करना हो, जहाँ की हमें कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करना हो, तो उस कंडीशन में हमें कोड करना पड़ता है। और जब कोड लिखना हो एक्सेल के अंदर, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम क्या है? व्यू कोड। तो एक केस हम लोग समझते हैं जिसमें कि हम पासवर्ड लगा देते हैं अपने शीट के ऊपर। क्या लगा देते हैं? पासवर्ड लगाने के लिए ऑप्शन भी दिया गया है, अगला ऑप्शन वही है। तो पहले पासवर्ड लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट शीट। मैं जल्दी नहीं ना बोल रहा हूँ, सुन पा रहे हैं ना? प्रोटेक्ट शीट। आइए, प्रोटेक्ट शीट क्यों लगाएंगे? ताकि हम चाहते हैं शीट हमारा लॉक हो। और शीट को लॉक क्यों करेंगे? ऑब्वियसली ताकि अनऑथराइज पर्सन हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को ना देख सके, क्योंकि हर किसी की चाहत यही होती है किसी के प्राइवेसी में ताक झांक करे। तो कॉन्फिडेंशियल डेटा को कैसे हम क्या करेंगे? अपना लॉक करेंगे, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन, कोई भी मीन पर्सन उसमें ताक झांक ना कर सके, ना देख सके। ठीक है, तो प्रोटेक्ट शीट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे क्या डालेंगे? हम पासवर्ड डालेंगे, लाइक 1 2 3। क्या डालेंगे? 1 2 3, ये जो भी आप पासवर्ड डालना चाह रहे हैं एज इट इज। 1 2 3 बस समझाने के लिए क्या हूँ, आप कभी ऐसा मत करना, क्योंकि पासवर्ड 1 2 3 डालना मतलब पासवर्ड ना डालने से थोड़ा अच्छा है। पासवर्ड जब भी डालें तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालें, और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का पहचान होता है कि इसमें अपर केस लेटर होना चाहिए, लोअर केस लेटर होना चाहिए, स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए, स्पेशल सिंबल होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, है ना? इस तरीके से ये इस तरीके का पासवर्ड जो होता है क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, जिसमें क्या है? अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल सिंबल एंड नंबर्स। तो पासवर्ड जब भी रखो कॉम्प्लेक्स रखो, ताकि अगर सामने वाला चिंदी चोर है तो उसको उसके औकात से बाहर नजर आए पासवर्ड, अगर वो तोड़ना भी चाहे तो। अब पासवर्ड में कभी अपना नाम रख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ रख लेंगे, तो आपके सराउंडिंग जो लोग होते हैं ना, उन्हीं से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। बाहर वाले को आपसे मतलब ही क्या है? कौन सा बैंक ऑफ इंडिया आपको आपके प्राइवेसी स्ट्राइक करके उसको मिल जाएगा? लेकिन जो आपके सराउंडिंग होते हैं वही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। तो उनको आपके बारे में बहुत कुछ पता होता है। जब आप उनके पूरे कॉन्फिडेंस में आपको ले लिया जाता है तो आप बहुत कुछ उनको शेयर करते हैं, और कुछ कॉमन चीज़ें तो सबको पता होती है, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, निक नेम, आपका फेवरेट गेम, फलाना डिकाना। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं उसको कभी भी एज अ पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कोई नहीं, पासवर्ड डाल दिए। अब अगर इसमें कोई भी एडिट करना चाहेगा, कोई भी, तो एडिट कर पाएगा नहीं। आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और मान लीजिए किसी से आपने पैसे किसी को लिए 5,000, और आपका मान लीजिए कि कोई कलीग है जो आपका पैर खींचना चाहता है, 5,000 को 50,000 बना दिया। 45,000 के लिए आपके ऊपर क्या आ जाएगा? एलिगेशन। हाँ, कि तू तो बोला 5,000 उस पार्टी से आया है, देख तो एंट्री 50,000 का है। तो इस तरह का कोई मॉडिफिकेशन ना कर दे हमारे डेटा में। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि हमें बाहर वाले से कोई खतरा नहीं होता है, हमारे जो इंटरनल थ्रेड्स हैं ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इंटरनल थ्रेड से बचने के लिए हम क्या चाहते हैं कि शीट हमारा कोई भी एडिट ना कर दे अपने हिसाब से। एडिट कर पा रहा है? अगर कोई नई एंट्री करना चाह रहा है, कर पा रहा है? नहीं। अब जब भी नई एंट्री करना चाहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए यहाँ कुछ अमाउंट ही डालना चाह रहा है तो इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। आप पढ़ सकते हो लेकिन आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। अब अगर वही मुझे पासवर्ड पता होगा तो हम क्या करेंगे? अनप्रोटेक्ट शीट। और अनप्रोटेक्ट शीट जब करने जाएंगे तो पासवर्ड मांगेगा, गलत पासवर्ड डालेंगे तो नहीं खुलेगा,
फिर उसी पोजीशन पे आ गए। अगर वही पासवर्ड हमें पता होगा तो हम क्या कर लेंगे, अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे और इस पे अच्छा इस बार सही डाल के देख लेते हैं। सही डाले, अब हम इसमें जो एंट्री करना चाहते थे कर पा रहे हैं, लेकिन वापस से हम चाहते हैं इसको लॉक कर लें। क्या कर लें, लॉक कर लें। तो लॉक करने के लिए फिर क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट करेंगे, एंटर पासवर्ड, अगेन पासवर्ड डालना। अब वापस से हम चाहते हैं ये जो 88 है इसको हम 888 में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं करने दे रहा है। सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप्स की तरफ कि अगर मान लीजिए यही पासवर्ड ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है, मैं खुद ही भूल गया हूं, ये भी एक केस हो सकता है। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन 1% चांस है कि हम अपना पासवर्ड लगाए शीट के ऊपर और खुद ही भूल गए। तो उस केस में हम पासवर्ड कैसे ब्रेक करेंगे। तो पासवर्ड ब्रेक करने के लिए ही ये ऑप्शन हमने बताया अभी। कौन सा ऑप्शन, व्यू कोड। क्या, व्यू कोड। तो व्यू कोड के लिए आपको विजुअल बेसिक का एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग तो आप लोग को आता ही नहीं, और आएगा भी क्यों, आप लोग तो सिर्फ एप्लीकेशन का यूज सीख रहे हैं। तो हम लोग बना बनाया भी प्रोग्राम मिलता है जिससे कि पासवर्ड ब्रेक हो सकता है। तो बना बनाया जो विजुअल बेसिक का प्रोग्राम होता है वो या तो हमसे आप ले लीजिए, या हम तो हमेशा रहेंगे नहीं, तो हम तरीका बता देते हैं, आप कहाँ से खोजिएगा। अब सब चीज़ें कहाँ रखी गई हैं, गूगल बाबा के पास है, तो इनसे पूछ लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे VBA कोड टू ब्रेक एक्सेल शीट पासवर्ड। मेरे में नेट नहीं चल रहा है, तो अगर नेट नहीं चलेगा तो क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले रन खोलिएगा। चलिए एक ट्रबल शूटिंग भी सीख लीजिए। रन पे क्या लिखिएगा, ncpl.cpl। जब डायनासोर आने लगे ब्राउज़र में तो आपको पहले ये करना है। इसमें कहाँ जाना है आपको, वाईफाई पे। यहाँ क्या करना है आपको, इनेबल। अब उसके बाद देखना है कि किसी से कनेक्ट कर लें, तो कनेक्ट पे चलते हैं। अब कनेक्ट हो गया। अब जब कनेक्ट हो गया तो यहाँ कनेक्टेड दिखना चाहिए, नो इंटरनेट एक्सेस नहीं दिखना चाहिए। तो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, और साथ में यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस भी लिख कर क्या रहा है ना। चलिए देन ऑल गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है, VBA कोड टू अनलॉकल लॉक्ड, ये चीज़ है। और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट भी एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन पे आ गए, हाउ टू अनप्रोटेक्ट। और हर चीज़ से रिलेटेड आपको एक मिल सकता है स्टैक ओवरफ्लो पे। बहुत बेहतरीन वेबसाइट होता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या किसी डेस्कटॉप सपोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी हिंट चाहिए तो आपको कहाँ मिल सकता है, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर। फिर फ़िलहाल मेरी जो ज़रूरत है उसके लिए हमें कोड मिल चुका है, और आप ये देख सकते हैं ये जो है ना सब पासवर्ड ब्रेकर करके लिखा हुआ, यहाँ से आप कॉपी कीजिए और कॉपी कर करके कहाँ तक कॉपी कीजिएगा, एंड सब तक। मतलब सब स्टार्ट होगा और सब एंड होगा। यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया, करेक्ट। कॉपी करने के बाद आप कहाँ आएंगे, एक्सेल पे आइएगा, और देखिए अभी भी लॉक है ना। इसको मैं ट्राई फिर से कर रहा हूँ बदलने का, नहीं बदल पा रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग, व्यू कोड पे। कहाँ जाएंगे, व्यू कोड पे, और यहाँ आके कंट्रोल भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। और कंट्रोल भी करने के बाद क्या कर देंगे, जस्ट रन पे क्लिक कर देंगे। क्या हो गया, वन यूजेबल पासवर्ड इज फलाना। खैर इसके बाद पे नहीं जाना है, ये अपना काम कर दिया। अब आइए आप इसमें जो पासवर्ड डाल, ये जो भी वैल्यू डालना चाहती है डाल सकते हैं। पासवर्ड ब्रेक,
तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो याद रखना है। मान लीजिए नीतीश जी के पास ही किसी कस्टमर का आ जाए, मैक्सिमम कस्टमर बहुत प्रो लेवल के तो होते नहीं हैं, वो लॉक तो कर दिए और अब भूल गए वो, अब बोलेंगे कैसे होगा। तो नीतीश जी के लिए भी यूज़फुल है, पासवर्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा। पहले सर मान लीजिए वो BitLocker का जो पासवर्ड भूल जाता है वो, अगर उसके अकाउंट का माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन है तब तो उसका पासवर्ड एकदम निकल जाएगा, और दूसरे के अकाउंट से लॉगिन होगा तो नहीं निकलेगा। नहीं तब कैसे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक तगड़ा सिक्योरिटी दिया है ना। आइए, तो ये हो गई बात, यहाँ तक समझ में आया। मैं अभी शीट पे जितने भी ड्रॉप डाउन ऑप्शंस हैं उसी को पहले बता रहा हूँ। तो कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग, प्रोटेक्ट शीट तक पहुँच चुके हैं। अब फिर क्या है, टैब कलर्स, यहाँ से जा कर के, हालांकि ये बहुत नहीं है काम का, लेकिन हाँ ठीक है, ये बाइफरकेट करने के लिए कि चलो भाई जनवरी के लिए एक कलर कोड दे दिए, फरवरी के लिए एक कलर कोड दे दिए, ये सब आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगेगा कि जो वाकई रियल टाइम में काम का है वो ऑप्शन में ज़्यादा समय दे के बताऊँगा, और जो लगेगा कि ये थोड़ा बस ऐसे ही है गिव डाप पे, उसको हम क्विकली बाईपास करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड, ये बड़ा काम का ऑप्शन है। जैसे कि कुछ शीट ऐसा होता है जो हम सपोर्ट के लिए सिर्फ बनाते हैं, वो यूज़र को दिखाने के लिए नहीं बनाते हैं। अब जैसे प्लेबैक सिंगर है, उसको कोई सिनेमा में दिखता है नहीं, मुंह चलाते हुए कौन दिखता है, एक्टर एक्ट्रेस। जो रियल में स्टंट करता है वो दिखता है बेचारा, वो गुमनाम जिंदगी में रहता है। दिखता कौन है, तो भाई ये फलाना हीरो इतना उछल गया, ये कर दिया, ये। तो जो स्टंटमैन हुआ, प्लेबैक सिंगर हो गया, वो दिखना नहीं चाहिए फ्रंट में, भाई जो लीड रोल में है उन्हीं को दिखना चाहिए। तो ये जो कॉपी वाला फाइल है, मैं चाहता हूँ ये दिखे नहीं, क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो क्या करेंगे, हम क्लिक कर देंगे, देखो जैन तो है लेकिन वो जो उसका कॉपी है वो है नहीं, वो क्या हो गया है, हाइड हो गया, छुप गया है। अब जब लाना होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है, लाना होगा तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स अनहाइड कर लेंगे, आ जाएगा वापस। अभी लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये तो मैं सपोर्ट के लिए बनाया हूँ, तो इसको क्या करके रखेंगे हम, मोस्ट ऑफ टाइम ये हाइड करके रखेंगे इसको। अब इसके बाद के ऑप्शंस को देखें तो क्या बचा, सेलेक्ट ऑल शीट, एक बार में सारा शीट सेलेक्ट करेगा। जैसे कि कोई कॉमन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो सब पे करेंगे। ऐसे एक बोनस ट्रिक कभी हम बता रहे हैं सेलेक्ट ऑल शीट के बाद। कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम इस पे कुछ भी लिख रहे हैं, वही चीज़ मैं चाहता हूं कि इसमें अपने आप लिखता हुआ चला है, मतलब उसका एक क्लोन बनता जाए एक शीट का दूसरे शीट के ऊपर, कार्बन कॉपी। क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। क्योंकि जब आज हम इस पे टैब पे राइट क्लिक्स के सारे ऑप्शंस बता रहे हैं, तो एक और ट्रिक इसमें बता देते हैं राइट क्लिक का, कि हम कार्बन शीट एक बनाना चाहते हैं किसी शीट का, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, जनवरी का एक कार्बन शीट हम बनाना चाह रहे हैं फरवरी को, जनवरी का कार्बन शीट किसको बनाना चाह रहे हैं हम, हाँ फैब को। तो इसके लिए पहले आप जैन को सेलेक्ट कर लो, कर लिए अच्छा ये, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और किस पे क्लिक कर देंगे, फैब पे क्लिक कर देंगे। हो गया, जैन को पहले सेलेक्ट करके रखेंगे, टैब बटन को होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद फैब पे क्लिक कर देंगे। तो ये दोनों टैब सेलेक्ट हो गया अभी, जैन और फैब। अब अगर हम यहाँ कोई भी चेंजेस करेंगे जैन के अंदर, तो सब किसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, सब फैब के अंदर। ओके, तो ट्राई करें। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट कोड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट, GST और अमाउंट, ऐसे चलेगा। अब इसके बाद मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ, मतलब जो भी काम आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए आप। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, तो ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ से, करेक्ट। अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा क्या कर दें, बड़ा कर दें। अब चाहते हैं कि इसका थोड़ा हम फ़ॉन्ट चेंज कर लें, जो आप चाहते हैं वो सारा काम। अब चाहते हैं इसको सेंटर में कर लें, अब चाहते हैं यहाँ से थोड़ा इसको इनलार्ज कर लें, अब चाहते हैं इसमें कलर थोड़ा फिल कर दें अब चाहते हैं इसको थोड़ा इनलार्ज, ये विड्थ बढ़ा दें।
और एक चीज़ को कर दीजिए। प्रोडक्ट नेम को आप थोड़ा इनलार्ज करना चाहते हैं, इसको कर देते हैं। प्रोडक्ट रेट तक तो चलिए ठीक है, जीएसटी थोड़ा कर देते हैं और अमाउंट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। प्रोडक्ट कोड को थोड़ा कर देते हैं बड़ा। और तो जो भी चेंजेस इधर करने थे वो हमने मोटा मोटी कर दिए। अब मुझे इसके नीचे लिख देना है इनवॉइस। क्या लिख देना है? तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, है ना। और यहाँ मान लो कि हम लिख देते हैं स्टॉक। क्या लिख देते हैं? स्टॉक। ये हमारा क्या है? स्टॉक है। अब इस पर भी हम क्या लगा देना चाह रहे हैं? बॉर्डर लगा दे रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? आउटलाइन या थिक बॉर्डर डाल देंगे। और इसमें भी कुछ कलर डाल दें। हाँ, इसमें भी कलर डाल देते हैं कुछ। और इस पर जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड अच्छा नहीं लगेगा, वाइट बड़ा अच्छा लगेगा, तो वाइट डाल देते हैं। और यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं? बोल्ड कर देते हैं। ये क्या कर दे? इसमें एल्गेरियन कर देते हैं इसको भी। यहाँ से इसको सेंटर में कर लें, यहाँ से इसको इनलार्ज कर लेते हैं। अब ये सही दिख रहा है, स्टॉक की एंट्री हो रही है यहाँ पे, करेक्ट। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने चेंजेस किया वो सब फरवरी में भी होगा। देखिए है या नहीं है? हाँ कि ना? ठीक है। जनवरी में जो कुछ भी आपने एंट्री किया वो सब फरवरी में होता गया। अब वापस आते हैं कि एक हम प्रोडक्ट कोड डालते हैं। सपोज प्रोडक्ट कोड हमने डाल दिया, मान लीजिए PC001। प्रोडक्ट का नेम मान लीजिए कि हमने डाला HDD। क्या डाला? हार्ड डिस्क। प्रोडक्ट क्वांटिटी मान लीजिए हमने 6 डाला। प्रोडक्ट रेट मान लीजिए कि हम डाल ले यहाँ पे 1100 का। अब GST अपने आप निकल जाता और GST के बाद अमाउंट अपने आप निकल जाता। तो इसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? तो फार्मूला। तो फार्मूला कैसे डालते हैं? इक्वल टू। क्योंकि शीट में अगर हम बिना इक्वल टू डाले अगर कुछ भी लिखेंगे, इवन फार्मूला को भी लिखेंगे, तो उसको क्या समझेगा? वैल्यू। तो ये फार्मूला को फार्मूला समझे, इसके लिए हमें पहले क्या देना होगा? इक्वल टू। उसके बाद क्या देना होगा? फार्मूला में क्या देना है? तो GST निकलता कैसे है? प्रोडक्ट क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट रेट का 18% या जो भी GST का रेट है वो आप लगाइएगा। तो इस सेल का रेफरेंस क्या है? कल ही समझाए थे। इस सेल का रेफरेंस क्या है? D7 इंटू क्या देंगे? E7 और इंटू क्या देंगे? इंटू 18% मतलब इंटू 18 और डिवाइडेड बाई 100। अब हमें क्या चाहिए? इसका अमाउंट चाहिए। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू। और फिर क्या लिखेंगे? सम। इक्वल टू सम। या फिर ऐसा करते हैं कि पहले इसको गुना कर लेंगे। मतलब पहले क्या होगा? D2, फिर क्या होगा? इनटू E7। अब प्लस क्या करना पड़ेगा? प्लस GST को जोड़ दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट। अब इसी को हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे, है ना। और इसको भी हम क्या कर देते हैं? ड्रैग कर देते हैं। हो गया। अब मान लीजिए कि एक एंट्री और करता हूं मैं। PC002। मान लीजिए SSD हमने खरीदा। कितना खरीदा? 10 पीस खरीदा। SSD का रेट क्या है? ऑन एंड एवरेज मान लीजिए कि हमने खरीदा 1500 के रेट से। अब 1500 के रेट से अगर खरीदा तो 10 पीस के लिए हमें GST अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 2700। ओवरऑल पे क्या इंक्लूडिंग GST कितना करना पड़ेगा? इतना। अब हम नीचे भी चाहते हैं कि क्वांटिटी टोटल यहाँ पे दिखा दे। क्या दिखा दे? यहाँ पे यहाँ टोटल लिख करके आए और यहाँ टोटल क्वांटिटी का दिखा दे और यहाँ एवरेज प्राइस दिखा दे और यहाँ GST टोटल दिखा दे, यहाँ अमाउंट टोटल दिखा दे। कैसा रहेगा? तो क्वांटिटी टोटल करने के लिए बस मुझे यहाँ पे जा करके अल्ट और इक्वल टू डालना पड़ेगा। अल्ट के साथ इक्वल टू डालोगे, खुद ब खुद ये क्या कर लेता है? शॉर्टकट है एक्सेल का, वो रेंज सेलेक्ट कर लेगा ऊपर का। अब जैसे एंटर कर दे रहे हैं तो टोटल कितना क्वांटिटी अभी हमारे पास है? 16। अब यहाँ मुझे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है कि एवरेज प्राइस क्या है? एवरेज प्राइस क्या है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एवरेज। या अगर हमें टोटल प्राइस जोड़ देना है कि टोटल क्या है, तो फिर टोटल जोड़ना होगा। तो बस वही तरीका, टोटल 2600। और इसके बाद हमें GST टोटल करना है तो अल्ट के साथ इक्वल टू डाल दो, यहाँ GST का टोटल दिखा देगा। और अगर यहाँ अल्ट के साथ इक्वल टू कर देंगे तो अभी तक का टोटल अमाउंट दिखा देगा। अब मान लिया जाए कि एक और एंट्री करता हूँ मैं यहाँ पे। अब इन दोनों को मिला करके टोटल कर देना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे? मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ये ज़्यादा बेहतर दिखेगा।
बोल्ड कर देंगे इसको। इसका कुछ कलर वगैरह अगर देना चाह रहे हैं तो सिंपल सा कलर डाल देंगे जो इसको हाईलाइट करेगा। अब इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ और इसके बाद इसको क्या कर दें, इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से क्या कर लेंगे, सेंटर में कर लेंगे, इसको इस तरीके से इसको बोल्ड कर देंगे। अब ये क्लियरली विजिबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंट्री होते जाएगी, उसके साथ ये विजिबल होता जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं PC003 और क्या लिखता हूँ मैं, SMPS कितना पीस, मान लीजिए 6 पीस। क्या रेट होगा 1000 के हिसाब से, क्या हो जाएगा फाइनल, इतना हो जाएगा 7080। समझ में आ रही है पूरी कहानी? तो यहाँ जो भी आपने अभी तक करा वो सब कहाँ आ गया होगा आपका। तो एक ट्रिक हमने सीखा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी एंट्री हो यहाँ होता जाए, तो हो तो रहा है। तो सबसे पहले आज हमने क्या क्लियर किया, आज हमने क्लियर किया शीट पे राइट क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन आ रहा है उसके सारे ऑप्शंस को। करेक्ट। हमने इसमें यह भी सीखा कि कैसे पासवर्ड ब्रेक करेंगे VBA कोड को यूज़ करके, कैसे शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ें थोड़ा, यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा है? अभी ओवरफ्लो नहीं कर रहा है? तो एक काम करो, ऐसे जितना अभी बताया हूँ उतना कम नहीं है, उसको भी पहले कर सकते हो तुम। देखो, इसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लोर करें फर्दर। तो नेक्स्ट ये जो तुम्हें दिख रहा होगा इसको हम क्या कहते हैं, टैब। ये अलग अलग क्या है यहाँ पे, टैब। अब इसमें टैब के नीचे यहाँ पे जो है ये सारे टूल्स हैं, ये क्या है, अलग अलग टूल्स हैं। इसके नीचे जो है इसको कहते हैं नेम बॉक्स, इसको क्या कहते हैं, नेम बॉक्स। और ये क्या है, फार्मूला बार। और ये जो है इसको बोला जाता है कॉलम हेडर, ये क्या है, कॉलम का हेडर है। और ये जो है ये रो हेडर है, क्या है ये, रो हेडर। क्लियर? अब अगर कोई तुमसे पूछेगा, बहुत सारा लोग होता है इस तरह का सवाल करता है बेवकूफाना, कि बताओ तो एक्सेल के शीट में कई गो रो रहता है, कई गो कॉलम रहता है, लोग पूछेगा ऐसा, पूछता है? नहीं पूछता है, पूछ सकता है। तो रोज जाते हो पढ़ने, कई गो सीढ़ी चढ़ के जाते हैं। तो मान लो कि इसमें रो कॉलम पूछेगा तो कैसे बताओगे? तैयार तो रहना चाहिए इस तरह के सवाल के लिए भी। तो अगर मुझे चाहिए ये पता करना कि इसमें कितना रो या कितना कॉलम होता है, तो बड़ा सिंपल है। आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस कर दो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, तो कहाँ पहुंचा दिया ये, आखिरी रो में। अब कंट्रोल को दबा के रखना है, राइट एरो की प्रेस कर लो। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रट्टा नहीं मारने का है, क्योंकि अगर पुराने वाले वर्जन में बात करो तो नंबर ऑफ कॉलम्स अलग थे, नए वाले में अलग से हैं, तो रट्टा क्यों मारेंगे। और पूछने वाला ये बाइफरकेट करके तो पूछेगा नहीं कि 2003 में कितना था तो 7 में कितना था, क्योंकि उसका इंटेंशन सिर्फ है थेथराई करना, उसको समझना नहीं है ना, कॉन्सेप्ट पूछना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, XFD है ना, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो देख लो इतने रोज इतने कॉलम्स हैं। अब मान लो यहां से स्क्रॉल करके जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत। तो नेम बॉक्स यहाँ काम आ जाता है बच्चा। आप यहाँ A1 जाके लिख दीजिए, कहाँ पहुंचा देगा आपको। क्लियर हुआ नेम बॉक्स का यूज? आगे बढ़ें। अब आते हैं फॉर्मूला बार के ऊपर। यहाँ से हम किसी भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। मान लो कि यहाँ हम कोई फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं, तो देखना गड़बड़ क्या होना शुरू होगा। कुछ भी अगर लिख रहे हैं तो उतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक है। जैसे सम हम लिखते हैं इफ a इज ग्रेटर देन 45, तो करो 6 + 8 + 7 कॉमा, है ना, इस तरीके से यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसी चीज़ को एडिट करना क्या होगा अपने लिए, बहुत ही, या हमने फॉर्मूला डाल दिया, लेटर ऑन मुझे लगता है कि इसमें कोई चेंजेस करना है, या किस सेल में क्या फॉर्मूला लिखा गया है वो हम कहाँ से देख लेंगे। यहाँ तो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, फॉर्मूला। क्या इसको हम एडिट कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो इसको हमको टुडे करना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टुडे लिखेंगे, आज का डेट दिखा देगा। नहीं,
तो फार्मूला बार का भी यूज समझ में आ गया। हमने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने सीख लिए। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत? कई दफ़ा तुम लोग के साथ ऐसा हो जाएगा कहानी कि ये बहुत ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा। अब आप लोग कहा हो गया, एक्सेल खराब हो गया मेरा, तो है ना, ऐसा दिख रहा है एकदम। तो ये खुश नहीं हुआ है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ से जाकर के हमको क्या करना है, जूम लेवल 100% पे कर देना है। तो जूम लेवल का भी मतलब समझ में आ गया। जूम लेवल के इधर कुछ ऑप्शंस हैं, अलग अलग लेआउट होता है। पेज को दिखाने का जो तरीका होता है उसी को पेज लेआउट कहते हैं। तो पेज लेआउट अलग अलग है, जैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज लेआउट है और नॉर्मल है। तो नॉर्मल दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। नॉर्मल में वो चीज़ें नहीं दिखती है जो प्रिंटिंग के टाइम पे दिखेगा। आप चाहते हो कि एग्जैक्टली प्रिंटिंग के टाइम पे जैसा दिखेगा वैसा हमको चाहिए, तो आप पेज लेआउट में जाओ। देख रहे हो, प्रिंट के वक्त ऐसा पेज दिखेगा आपका। यहाँ पता चल रहा था कि कैब को पेज में प्रिंट करेगा नहीं, लेकिन यहाँ जब गए तो हमें पता चल रहा है कि प्रिंटिंग के टाइम पे कैसा आएगा। समझ में आई बात? अब पढ़ने का मन करेगा या पेज ब्रेक, हम बताना चाह रहे हैं कि एक पेज में कितना आएगा, तो इसके लिए कौन सा है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। क्या? पेज ब्रेक प्रीव्यू, मतलब पेज को दिखाने का अलग अलग जो मोड है, इसी को कहते हैं पेज लेआउट। और इसमें नॉर्मल होगा, पेज लेआउट होगा और रीडिंग होगा। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू होगा। अब इसके बाद ये क्या है आपका, स्क्रॉल बार जानते ही होंगे। अब आइए, ये यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है आपके लिए माइक्रोज के लिए, और ये स्टेटस बताता है क्या है, ये किस मोड में है। क्या यहाँ लिख कर के आ रहा है, रेडी। यहाँ से अगर बहुत सारा शीट है तो आप एक शीट से दूसरे शीट पे जा सकते हैं, लेकिन ये तब काम करेगा जब बहुत ज़्यादा शीट हो, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो। अब जैसे मान लीजिए किसी का एक मंजिला घर है, वो लिफ्ट लगाना चाह रहा है, अब आपको समझाने के लिए इसका यूज़, हम एक से अधिक मंजिला बनाना चाह रहे हैं। आइए 50-60, हाँ, अब यहाँ से आते हैं। देखिए आप एक एक शीट पे क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं यहाँ से। ये होता है वन शीट फॉरवर्ड, वन शीट शिफ्ट। जैसे अभी हम किस पे हैं, मान लीजिए 36 पे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, किस पे आ जाएंगे, 35 पे। देख रहे हैं, इस तरीके से। इससे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, इससे आप एकदम पहले वाले पे आ जाइएगा, और इससे एकदम आखिरी वाले पे आ जाइएगा। तो ये नेविगेशन के लिए दिया हुआ बटन्स अलग अलग है, आपको यूज़ आना चाहिए इसका। अब आइए कि अगर हमें कॉलम का विड्थ बड़ा करना है तो कैसे करेंगे। तो कॉलम हेडर पे जाइए, लेफ्ट बटन दबा के रखिए, खींच दीजिए कॉलम हेडर। अब सारे कॉलम का एक बराबर करना है तो आप एक साथ उन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके हेडर पे जाइए, खींच दीजिए, सबका साइज बराबर बड़ा होगा। उसी तरीके से किसी रो का हाइट बड़ा करना है, आप खींच दीजिए। जब 2 साइडेड क्रूसियर बनेगा, जब रो हेडर पे आइएगा तो एक का बड़ा हुआ। अगर सभी का करना है या कुछ खास का इक्वली बड़ा करना है तो उसको सेलेक्ट करके आप खींच दीजिए डाउनवर्ड, सबका साइज क्या होगा, इक्वली बड़ा हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गई बात। अच्छा, अब सवाल ये है कि चलिए हम लोग आ जाते हैं 1 जनवरी वाले पे। अब इसमें से मेरे को क्या चाहिए कि ये SSD के पहले या ये इसके पहले SSD के पहले हमको रैम की एंट्री करनी है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ जाएंगे, और जब भी इंसर्ट होता है तो एबव में होता है। तो जैसे ही राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो कहाँ डाल दिया उसको, एबव में डाल दिया, ऊपर में डाल दिया। अब ऊपर में डाला तो देख रहे हो इसका क्या हाल हो गया, ये तो इसके जैसा हो गया। हम चाहते हैं ना इसके जैसा हो जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, है ना। और हम यहाँ क्या करेंगे, सॉरी कॉपी मत करो, Ctrl+Z। इसके लिए हम एस्केप पहले कर ले, इसको सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करके करेंगे फॉर्मेट पेंटर। क्या करेंगे, लेकिन अभी फॉर्मेट पेंटर करने का अर्थ नहीं है, पहले क्या कर लेना था, इंसर्ट ना, इंसर्ट। अब इस पे हम किसी पे क्लिक करके क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर। और जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका भी रंग रूप कैसा कर देगा, इसके जैसा, है ना। तो ये फॉर्मेट पेंटर का फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे जो एंट्री करनी थी वो आप एंट्री कर लीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं PC000, और ये क्या है, हमारा रैम है। रैम कितना पीस खरीदे हैं, मान लीजिए 20 पीस खरीदे हैं। अब
क्या रेट है, तो रैम का रेट है मान लीजिए 1000 रुपये। अब ऊपर में फार्मूला तो लगा नहीं, ये लगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे, इस पर भी लग गया, है ना। अब मान लीजिए रैम का कीमत 1000 है, अब सही लग रहा है, इसको भी हम ऊपर की तरफ क्या कर देंगे, तो इंसर्ट करना हो गया। अब हम चाहते हैं कि SMPS और SSD के बीच में 3 गो कॉलम, 3 गो रो इंसर्ट हो जाए, एगो नहीं, SMPS और SSD के बीच 3 गो रो इंसर्ट हो। तो जितना रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं उतने को आप पहले क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। कितना रो इंसर्ट करना चाहते थे, 3, तो 3 को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ जाइए, इंसर्ट कीजिए, आपको ऊपर में कितना रो इंसर्ट करके दे दिया। तो ये जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो इस तरह का रिक्वायरमेंट आएगा कि अच्छा इतना स्टूडेंट को पहले डालना है, इतना प्रोडक्ट को पहले डाल देना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि मान लीजिए प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट क्वांटिटी के बीच में कुछ हमें डालना है, एक एक्सपायरी डालना है सपोज, क्वांटिटी और नेम के बीच में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ कॉलम हेडर पे जाना पड़ेगा, जिसके पहले डालना है, या इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्सपायरी, हो गया। अब लेकिन हमें एक्सपायरी और प्रोडक्ट नेम के बीच में 2 गो कॉलम जोड़ना है, एक ही बार में 2 कॉलम। तो क्या ट्रिक अपनाएंगे, यहाँ 2 कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही यहाँ राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कीजिएगा, एक कॉलम 2 गो जोड़ देगा, इसके पहले जोड़ दिया। अब आपको लगता है कि ये जो SMPS है उसको नहीं रखना, तो क्या करेंगे आप, डिलीट करना भी सीख लीजिए। क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते, हो गया डिलीट। अगर कभी गलती से डिलीट हो जाए, वापस लाना है तो क्या करेंगे, Ctrl+Z अनडू, ये भी आपने सीख लिया। अगर मुझे कभी कॉलम का विड्थ एक खास रखना हो तो क्या करेंगे, सारे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आता है कॉलम विड्थ, और कॉलम विड्थ मान लीजिए कि हम कितना रख लेते हैं, सपोज 12, तो सारे कॉलम का विड्थ क्या कर दिया, 12। अब उसी तरीके से हम सारे रो का हाइट इक्वल रखना चाहते हैं, इतने का, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे रो को, और यहाँ से मत कर लीजिएगा, आप बोलिएगा कि सर ना हो रहा है, ये रो को नहीं, आप सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा हमेशा, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद रो हेडिंग्स पे जाइएगा और क्या कीजिएगा, रो हाइट पे जाइएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप रो हाइट पे जाने के बाद यहाँ रो का हाइट मान लीजिए कि हम डाल दे रहे हैं सपोज 15, या 15 कम ही होगा, 18 डाल दीजिए। थोड़ा बड़ा हुआ नहीं, और अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो मान लीजिए रो 23 डाल दीजिए। क्या कर दिया, कुछ कम डाले होंगे, 23 डालना था, अब सही हो गया। तो इस तरीके से सेल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं कि नहीं। अब हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है ना लिखा हुआ, ये सेंटर में आ जाए सारा का सारा, तो इसको हम हल्का फुल्का क्या कर सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अलाइनमेंट होता है, सेंटर कर देंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी क्या कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे। अब अगर लगता है कि फॉन्ट इसका बढ़िया नहीं लग रहा है तो हम क्या यहाँ से आके क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब लगता है कि साइज छोटा है तो यहाँ से क्लिक करके इसका साइज क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते। अब लगता है कि इसको इटैलिक करना है तो इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते। समझ में आ रही बात। अब मान लीजिए कि इस सब को हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, पीसी फलाना नेम ये जो भी है ना, इसको हम अंडरलाइन, तो क्या करेंगे, इस पे अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा, सब अंडरलाइन होके आएगा। और कोई ज़रूरी नहीं जितना पढ़ रहे हैं सब कुछ अप्लाई ही करें, ज़रूरत के हिसाब से अप्लाई करना है। बस आपको समझना है कि अगर ऐसा कुछ पड़ता है तो इसके लिए क्या करते हैं, है ना। अगर किसी ने बोला कि ये बढ़िया कलर नहीं लग रहा है सर, इसको हरा भरा कर दीजिए, या इसको अब ब्लैक पे वाइट ज़्यादा बढ़िया लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर चेंज करके ब्लैक कर देंगे, ब्लैक पे। चलो ये भी सही है। प्रिंट करेंगे इंक ज़्यादा कॉर्पोरेट में जाओगे तो यही सब होता है। अब इसके बाद एक बड़ा और काम का चीज़ है,
स्टॉक के नीचे मैनेजमेंट लिख करके आना चाहिए, स्टॉक के नीचे मैनेजमेंट आना चाहिए, मतलब एक ही सेल में 2 लाइन। क्या आ रहा है, क्या ये नहीं आ रहा है? अगर हम कोशिश भी करेंगे यहाँ एंटर मारने का तब कोई फायदा है? तो अगर एक ही लाइन में, एक ही सेल में 2 लाइन लिखना है या मल्टीपल लाइन्स लिखना है तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैप का। क्या होता है? टेक्स्ट रैप का। मर्ज एंड सेंटर तो समझ में आ ही गया। टेक्स्ट रैप का, टेक्स्ट रैप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ कर्सर रखिए और अल्ट के साथ इंटर दबा दीजिए। ये टेक्स्ट रैप का शॉर्टकट होता है। अल्ट के साथ इंटर दबा दीजिए और खुश हो जाइए। अब आप बोलिएगा कि नहीं आया, आया। इसको आप बड़ा कीजिएगा तब ना दिखेगा, बड़ा कर दीजिए दिखने लगेगा स्टॉक मैनेजमेंट। तो ये सेल में 2 लाइन में अगर कुछ लिखना हो तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? टेक्स्ट रैप टेक्स्ट का। क्लियर है? अब आइए इसके बाद जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल एक्सेल में हम लोग डील करेंगे वो 2 चीज़ें हैं। पहला है नंबर फॉर्मेट और दूसरा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या क्या? नंबर फॉर्मेट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं कहूँगा कि इतना पहले कर लीजिए, कल भर बाकी लोग का भी मौका देते हैं, फिर कल आगे बताएंगे, क्योंकि ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर फॉर्मेट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कल यही 2 चीज़ हम लोग बहुत डेप्थ में कर रहे होंगे प्रो लेवल पे। ठीक है, जाओ तो यहाँ तक प्रैक्टिस